और वर्ष 1944 से लेकर अब तक ऐसा 2 बार हुआ है जब भारत की किसी फिल्म या कलाकार को यह अवार्ड दिया गया है। इनमें पहली फिल्म थी गांधी, जिसे वर्ष 1983 में अलग अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले थे, और दूसरी फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें म्यूजिक की श्रेणी में बेस्ट स्कोर के लिए मशहूर सिंगर AR रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था, और उस गाने का नाम था जय हो, और वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि गांधी फिल्म का निर्देशन, फिल्म तो गांधी पर थी, लेकिन इसका निर्देशन एक विदेशी डायरेक्टर ने और इसका पूरा प्रोडक्शन एक विदेशी प्रोडक्शन हाउस ने किया था। मतलब ये जो गांधी फिल्म थी वो भारत में नहीं बनी थी, उसकी जो पूरी टीम थी वो विदेशी थी, और इसके स्क्रिप्ट के जो राइट्स थे वो भी भारत के पास नहीं थे। यानी एक तरह से आप इसे महात्मा गांधी पर बनाई गई एक विदेशी फिल्म कह सकते हैं, जिस पर हमने जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे नेता थे और उन पर कोई फिल्म बनी है तो जाहिर है वो हमारी ही फिल्म हो गई। और यही बात मशहूर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर पर भी लागू होती है। इसे भी अवार्ड मिला था, लेकिन स्लम डॉग मिलियनेयर भी भारत में बनी फिल्म नहीं थी, भारत की गरीबी पर आधारित यह फिल्म थी। खाकी की ताकत के बारे में बताएंगे। जब भी आप किसी अंधेरी सुनसान सड़क से गुजरते हैं और वहां आपको पुलिस दिख जाती है, पुलिस की गाड़ी दिख जाती है, या कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ दिख जाता है, तो आप अपने आप से ही खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन दिल्ली में एक मामूली से चोर ने दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला, और वहां पर मौजूद भीड़ दर्शक बनकर यह सब कुछ देखती रही, और भीड़ में से कोई भी इस पुलिस वाले को बचाने के लिए सामने नहीं आया, जबकि वो एक चलती हुई सड़क थी, वहां पर सैकड़ों लोग उस समय मौजूद थे। आज आपको पुलिस कर्मियों के हालात हम बताना चाहते हैं कि आखिर वो किन परिस्थितियों में आपकी और हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। आपको ये घटना जानकर, देखकर बहुत दुख भी होगा, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना है 4 जनवरी की, जब दिल्ली के एक इलाके में एक मामूली से चोर ने एक महिला के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और वो भाग गया। इसके बाद इस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, और पुलिस ने काफी देर तक इस चोर का पीछा किया, और इस दौरान ये अपराधी पुलिस से बचने के लिए एक निर्माणाधीन इमारत में जाकर छुप गया, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब पुलिस इस चोर को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, उस दौरान इसने बचने के लिए एक मजदूर की गर्दन पर चाकू रख दिया, और पुलिस से कहा कि अगर उसने इस चोर को वहां से जाने नहीं दिया तो वो मजदूर की हत्या कर देगा। बिल्कुल फिल्मी सीन था, जैसा आपने अक्सर फिल्मों में देखा है। फिल्मों में जो खलनायक होता है वो भी ऐसा ही करता है। लेकिन काफी हंगामे के बाद कुछ पुलिसकर्मी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, और बाद में उन्होंने इस चोर को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, और ये फिल्म का कोई खलनायक है जिसने बचने के लिए किसी मासूम नागरिक की गर्दन पर चाकू रख दिया। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें आप यह देख पाएंगे कि शंभू दयाल मीणा, जो दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, वो जब इस चोर को पकड़कर पीसीआर वैन की तरफ ले जा रहे थे, तभी इस दौरान यह अपराधी पीछे मुड़ा, और फिर इसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया, और फिर इस पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक कई हमले किए चाकू से। और चाकू से 1-2 नहीं, बल्कि उसने 6 से ज्यादा बार वार किया। और इसके बाद 8 जनवरी को, यानी घटना के 4 दिन के बाद, इलाज के दौरान इस पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। ऊपर काम कर रहे थे, सबसे लास्ट फ्लोर पे। तो उसके बाद बाहर से लोग शोर मचाया कि चोर अंदर घुस गया है, उसके हाथ में चाकू है, आप लोग बच के रहिए। तो हम लोग सब कोई, यानी जितने बंदे थे, सब एक फ्लोर पे आके रुक गए, दूसरे फ्लोर पे। तो फिर वो आके नीचे गेट बंद किया, वहीं पे था खड़ा। जब पुलिस आई, पुलिस अंदर घुसने लगी, तब वो फिर ऊपर भागा। हाँ, तो ऊपर भागा, तो जिस फ्लोर में हम लोग थे तो उसमें वो गया, तो हमको पकड़ के हमारे गर्दन पे चाकू लगा दिया। तो बोल रहा है कि हमें बाहर निकाल दो, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। तो मैं, और नीचे पुलिस खड़ी थी? हाँ, नीचे यहाँ से घुस रही थी पुलिस। तो मैं कहा, भाई अब मैं कैसे बाहर निकाल दूं, आपको जाना है तो जाओ। इतने में तो पुलिस पहुंच गई वहाँ पे, तो उन्होंने छुड़ाया पुलिस वालों ने, फिर उनको मारे और पकड़ के ले गए। इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी मायापुरी इलाके की, इसी बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और
कई मजदूर इसमें काम कर रहे होते हैं, जिसमें कुलदीप को बंधक बना लेता है और तकरीबन 1 घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। मेरा आदमी लाइन पे गया था, उनके मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, उसके बाद फोन छीनने के बाद लेके चाकू लेके दौड़ाया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई, फिर उसके मोबाइल मांगने लगे, भैया मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दे रहा, चाकू दिखा के दौड़ा रहा मेरे को। थाने पे गई, सर को लेके आई, फिर उसके बाद सर आए, पकड़े चोर का, लेके आ रहे थे इधर, फिर यहीं पे वार कर दिया, चाकू निकाल के मारने लगा। आज भारत में कुल 30,73,000 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विभागों में। और इस हिसाब से देखें तो औसतन हर 450 लोगों की सेवा में एक पुलिस वाला तैनात है। सोचिए, हमारे देश में हर 450 लोगों पर एक पुलिस वाला है, जिसकी वजह से पुलिस पर बहुत दबाव रहता है, क्योंकि ये जो एक कांस्टेबल या एक पुलिस वाला 450 लोगों पर है, सोचिए वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो एक व्यक्ति 450 लोगों की रक्षा कर पाएगा? बहुत दबाव होता है पुलिस पर, लेकिन वो कभी इस दबाव की शिकायत नहीं करती। और बड़ी बात यह है कि इस दबाव की वजह से हमारे देश के बहुत सारे पुलिस वाले कई हफ्तों तक बिना छुट्टी लिए लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। आपको और हमको तो छुट्टी की सुविधा मिलती है, आप में से ज्यादातर लोगों को कम से कम हफ्ते में एक वीकली ऑफ तो मिलता ही होगा, लेकिन पुलिस वालों को वीकली ऑफ नहीं मिलता। भारत का लेबर एंड फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और यह उस व्यक्ति का शोषण होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के पुलिस वाले एक हफ्ते में औसतन 84 घंटे काम करते हैं और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा पुलिस वाला औसतन 84 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। मध्य प्रदेश में पुलिस वाले औसतन हर दिन 14 घंटे काम करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 12-12 घंटे। झारखंड में पुलिस वाले प्रतिदिन कम से कम 11 घंटे। और इतनी लंबी ड्यूटी के बाद भी कई बार उन्हें पूरे हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को 10 दिन में एक छुट्टी मिलती है। कई बार काम के बोझ की वजह से यह छुट्टी भी रद्द हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों पर पुलिस वालों के लिए बिना छुट्टी के काम करना अब बड़ी आम बात हो गई है। जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती हो तब हैरान नहीं होते, छुट्टी मिल जाती है तो वो भी हैरान होते हैं और उनसे भी ज्यादा हैरान उनके परिवार के लोग हो जाते हैं कि आज इन्हें छुट्टी कैसे मिल गई। लेकिन आज इन लोगों को हम बताना चाहते हैं, भारत में आजादी के बाद से अब तक 35,398 पुलिसकर्मी आप लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आज नौकरी पेशा लोगों में जो वर्ग सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में है, वो वर्ग हमारे देश के पुलिस वालों का ही है। पुलिस वाले जिनका काम है सबकी रक्षा करना, आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में वही हैं, क्योंकि वो जिन हालात में काम कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात में, बिना छुट्टी लिए, अपने परिवारों से दूर, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो और क्या होगा। वर्ष 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसी जगह पर डिप्रेशन की वजह से हर महीने कम से कम एक पुलिसकर्मी आत्महत्या कर लेता है। और वर्ष 2021 में भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 156 जवानों ने डिप्रेशन की वजह से ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता था? बड़ी बात यह है कि हमारे देश की पुलिस ना तो कभी काम के इतने बोझ को लेकर कोई शिकायत करती है और ना ही संसाधनों की कमी को लेकर कभी किसी से कुछ कहती है। आज भारत में कुल 17,233 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 233 पुलिस स्टेशन के पास अपनी कोई गाड़ी तक नहीं है। 900 पुलिस थानों में टेलीफोन की बुनियादी सुविधा भी नहीं है, एक टेलीफोन नहीं है। और यही बात आज आपको समझनी है। ये पुलिस स्टेशन तो बहुत सारे ऐसे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जिनकी हालत बहुत खराब है। वहां काम करना तो दूर, बैठना बड़ा मुश्किल है। बुनियादी सुविधाएं हमारे देश के पुलिस स्टेशन में नहीं है। जो गाड़ियां दी जाती हैं, हथियार दिए जाते हैं, वो भी न जाने किस जमाने के होते हैं। हम आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं। आज अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां हवाई सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई और रात 9 बजे तक का अपडेट यह है कि अमेरिका में लगभग 2,500 फ्लाइट्स आज रद्द हो चुकी हैं और 6,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को डिले किया गया है। और यह आंकड़ा हर घंटे बदल रहा है और हर घंटे बढ़ रहा है और अनुमान है कि रद्द होने वाली इन फ्लाइट्स की संख्या 5,000 से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें एक ही दिन में 5,000 फ्लाइट्स
रद्द हो गई। अमेरिका में स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां का एयर सिस्टम आज अचानक से फेल हो गया। इस सिस्टम को नोटेम कहते हैं, NOTAM, नोटेम, जिसका अर्थ होता है नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम। और यही सिस्टम आज अमेरिका में फेल हो गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और अमेरिका में हर दिन 45,000 से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं और इनमें औसतन 29 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं। सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है अमेरिका। अमेरिका के आसमान में पीक आवर्स के दौरान एक समय में 5,000 से ज्यादा विमानों का ट्रैफिक होता है और वहां लगभग 20,000 एयरपोर्ट्स हैं। 20,000 एयरपोर्ट्स, जिनमें 5,000 पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं और 14,500 से ज्यादा प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं। और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री आज 40 लाख करोड़ रुपए की है और इतनी तो कई देशों की कुल GDP यानी उनका पूरा की पूरी उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है जो ना तो कोविड से अपने लोगों को बचा पाता है और जहां एयर सिस्टम में आई खामी पूरी की पूरी हवाई सेवा को ही रोक देती है, ठप कर देती है। वर्ष 2022 और 23 में भारत का GDP ग्रोथ रेट यानी GDP का विकास दर 6.9% रह सकता है, जो पहले 6.5% रहने की उम्मीद जताई गई थी। यानी वर्ल्ड बैंक ने अपना एस्टिमेट और बढ़ा दिया है और वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि अब भारत और ज्यादा तेजी से विकसित होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। भारत की तुलना में अमेरिका का GDP ग्रोथ रेट 1.9%, चीन का 2.7%, जापान का 1.2%, रशिया का -3.5%, माइनस यूरोप के देशों का 3.3% और पूरी दुनिया का अगर औसत GDP ग्रोथ रेट देखें तो वो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.9% रहने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में भारत का ग्रोथ रेट इस साल लगभग 7% रहेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले वित्त वर्ष में जब आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा होगा और पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही होगी। वित्त वर्ष 2023 और 24 और फिर उसके बाद उससे अगला वित्त वर्ष 2024 और 25 को लेकर क्या अनुमान है, यह भी आज आप देख सकते हैं। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री प्रचंड को बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों की जरूरत थी। 138, लेकिन जब वोटिंग हुई तो जानते हैं कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया? 138 की बजाय उन्हें 270 में से 268 वोट मिले। सोचिए, 270 में से 268 वोट। सिर्फ 2 लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, बाकी हर पार्टी ने, चाहे वो विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, सबने वोट दे दिया। यानी विश्वास मत पर वोटिंग के लिए संसद में जो 270 सदस्य मौजूद थे, उनमें से 99.25% सदस्यों ने प्रधानमंत्री प्रचंड को अपना वोट दे दिया। सिर्फ 2 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ कैसे? तो इसके पीछे की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। उनकी पार्टी के पास 89 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर केपी शर्मा ओली की पार्टी है, जिसके 78 सांसद हैं, और प्रचंड जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास सिर्फ 32 सांसद हैं। चमत्कार देखिए, जो सबसे छोटी पार्टी है उसी का नेता प्रधानमंत्री बन गया। 4 बातें नोट करने वाली हैं। पहला, देवबा की पार्टी ने इसलिए प्रधानमंत्री प्रचंड का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला।